कि हमने 24 आवर्स के लिए रन करके छोड़ दिया था। स्पेयर पार्ट लैपटॉप के मैंने कहा फूकेगा जलेगा, इतना सस्ता क्यों है। तीसरी कॉस्ट कटिंग है भाई एंड नेगेटिव ज्यादा था। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल गेमिंग लैपटॉप कलरफुल इवॉल्व P15। भाई जब से लैपटॉप लॉन्च हुआ है ना, क्या चल रहा है ये, मतलब ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, इतना सस्ता क्यों है। पहली सेल में स्टॉक में आया 25 तारीख को, भाई आउट ऑफ स्टॉक चला गया, इतने लोगों ने खरीद भी लिया। I mean, उसमें से हम भी एक हैं जिसकी टेस्टिंग कर रहे हैं इतने दिन से। और इसको खरीदने का रीजन ये था, एक तो तुमने डिमांड बहुत करी थी। 4050 i5 वाले का रिव्यू करा था ना, तो उसमें लोगों ने बोला i7 13 जनरेशन के साथ जो 4060 वाला है वो टेस्ट करो यार, वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी दे रहा है और प्राइस 90,000 रुपीज, मतलब 90,000 में सब मिल कैसे रहा है। तो सवाल इतने सारे जनरेट हो गए थे उस वीडियो का कमेंट सेक्शन भरपूर। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाली एंड मैंने पूछा कि भाई बताओ तुम्हारा क्या कहना है इस लैपटॉप के बारे में, क्या चाहते हो, क्या है क्या नहीं है। और उसमें मुझे बहुत सारी चीजें मिली एंड यूट्यूब पे लोग वीडियोस बना रहे हैं इस लैपटॉप के बारे में। चलो जिन्होंने लैपटॉप ऑर्डर किया उनको दिक्कत आई, वो मैं मानता हूँ, वो ठीक है, वैलिड है। और जिन पे लैपटॉप नहीं है वो ज्ञान दे रहे हैं टेस्टिंग नामक चीज। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस लैपटॉप को आज की डेट में जब मैं शूट कर रहा हूं तो हमारे को 28 डेज अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं। ये हमारी मेन स्ट्रीम डिवाइस बनी हुई थी जिसके अंदर हमने एडिटिंग, फोटोशॉप, गेमिंग और भी जितने हमारे नॉर्मल प्रोडक्टिव टास्क होते हैं, चाहे ब्राउजिंग करनी हो, यूट्यूब चलाना हो, कुछ भी हो, सारा कुछ इसके अंदर हम यूज कर रहे थे। एंड ये लैपटॉप अभी भी वर्किंग कंडीशन में, एंड इसको हमने एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी डाला है 24 आवर्स तक के लिए कुछ चीजों में। सारी चीज आगे कवर करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि भैया ये इतना सस्ता कैसे है, वाई सो चीप, कॉस्ट कटिंग कहां का है। तो देखो भैया साफ साफ है, 90,000 का लैपटॉप में अच्छी स्पेसिफिकेशन का मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो सस्पिशियस है। कॉस्ट कटिंग साफ हो रखी है। मैंने i5 वाली वीडियो में सारी चीजें बताई थी। तो पूरी तुम वीडियो देखते हो क्या करते हो पता नहीं है। देखो एक तो सबसे पहले स्पीकर्स बिल्कुल खत्म स्पीकर्स हैं, अच्छी आवाज ही नहीं है, मतलब नॉर्मली एक बंदा बैठ के भी नहीं सुन सकता। और जैसे गर्मी चल रही है ना, अगर रूम में फैन चल रहा है तो इसकी आवाज सुनाई देती। अगर आप ये लैपटॉप बाय करने का सोच रहे हो या इस वीडियो के बाद अपना मन को आप बनाने वाले हो, स्पीकर्स एकदम मतलब बिलो से भी बिलो एवरेज वाले। दूसरी जगह कॉस्ट कटिंग हुई है वेबकैम में। वेबकैम की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है। एक तो एक्सपोजर कंट्रोल नहीं कर पाता, 720p वाला है एंड बहुत ज्यादा एवरेज क्वालिटी देता है। तीसरी कॉस्ट कटिंग है भाई पीडी में। टाइप सी पोर्ट होते हुए भी कोई भी पीडी का सपोर्ट नहीं है। इतनी बढ़िया स्पेक्स के साथ 90,000 के लैपटॉप में भाई पीडी का सपोर्ट आजकल सस्ते सस्ते लैपटॉप में मिल रहा है, गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर ना, इसके अंदर वो नहीं है। कॉस्ट कटिंग। और जब पोर्ट की बात चल रही है तो आउटपुट मोड जो इसका मक्स स्विच है उसके अंदर भी एक कॉम्प्रोमाइज है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि HDMI से और टाइप सी से डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलता क्योंकि दोनों iGPU से आउटपुट देते हैं और मक्स स्विच से जैसे ही लैपटॉप को DGPU मोड पर डालते हैं ना तो दोनों से आउटपुट बंद हो जाते हैं। मतलब वो तब भी नहीं दे रहे थे और इस लैपटॉप के अंदर भी नहीं दे रहे हैं और कोई अभी तक बायोस का अपडेट वगैरह नहीं है। अगर ये बायोस लेवल की दिक्कत है या सॉफ्टवेयर लेवल की दिक्कत है तो अपडेट से फिक्स हो सकते हैं, अगर नहीं तो ये भी एक कॉस्ट कटिंग का पार्ट हो सकता है कि यस कि इसका मक्स स्विच प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, जो भी है आइडेंटिफिकेशन वगैरह नहीं डिस्प्ले की। एंड लास्ट पॉइंट जहां पे कॉस्ट कटिंग हुई है वो है भैया बैटरी। 53 वॉट आवर की बैटरी है इसके अंदर, जो कि काफी कम है। मतलब लॉक के अंदर हम बोलते हैं ना 60 वॉट आवर की बैटरी या कम है, इसके अंदर 53 वॉट आवर है। गेमिंग लैपटॉप है ये। 53 वॉट आवर की बैटरी नॉर्मल यूज के सिनेरियोज में 1 से 1.5 घंटा भी नहीं चल पाती है। तो अगर आप बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस लैपटॉप से मत करना। एंड दूसरा मेन कंफ्यूजन जो भी रिसेंटली मेरे को पता लगा है, मेरे ही किसी व्यूअर ने लैपटॉप बाय किया था पिछली सेल में एंड हमने अपनी वीडियो में 4050 में 140 वॉट टीजीपी दिखाई थी, उसके लैपटॉप में 100 वॉट टीजीपी है। उन्होंने मेरे को ट्विटर पे टैग किया था और बोल रहे थे भैया तुम फेक रिव्यू बनाते हो, गलत स्क्रीनशॉट दिखाते हो। भाई ना कभी करा और ना कभी करेंगे, खुला बोल देता हूं, फेक कभी कुछ नहीं करेंगे, जान दे देंगे इसके लिए। तो वहां पे मेरी क्लैरिफिकेशन हुई। फिर मैंने कलरफुल वालों से बात करी तो उन्होंने बोला कि जो हमारा ब्लू वाला वेरिएंट है उसके अंदर 140 वॉट है और जो दूसरे कलर्स हैं इसके अंदर उसमें 100 वॉट है। देखो पहले तो एक चीज एनवीडिया जीपीयू की क्लियर कर दो, जो 4050 और 4060 है ये वैसे भी 100 वॉट से ऊपर जाते नहीं है और 100 वॉट तक में भी उतनी परफॉर्मेंस देते हैं जितनी 110 115 पे या इवन 90 वॉट पे भी देते हैं। तो उसमें परफॉर्मेंस में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल ये ब्रांड के एंड से गलती है कि उनको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी डे 1 पे जब रिलीज किया था कि बंदा अगर कलर सेलेक्ट कर रहा तो वहां पे टीजीपी मेंशन होती, बट वो नहीं थी। बट अब ब्रांड को करनी चाहिए। देन मेन सवाल आता है भाई मदरबोर्ड क्वालिटी को लेके कि भैया इतना सस्ता लैपटॉप है तो मदरबोर्ड की क्वालिटी में कोई कंट्रोल वगैरह तो नहीं है। तो भाई हमने क्या करा, 4 लैपटॉप खोले अपने स्टूडियो में जितने थे। एक तो लेनोवो का लॉक 2024 वाला, एक एसर नाइट्रो V हो गया, ये लगा हुआ एसर ओके का स्टिकर, ये वारंटी की लो जी होगी, वारंटी पूरी होगी इसकी। एक हमारे पास एसुस टफ है 2019 वाला एंड एक हमने ये लैपटॉप खोला। अब देखो मैं कोई प्रोफेशनल तो होनी जो मदरबोर्ड को मैं इस तरीके से जज करके कुछ भी बोलने लगूं। मैं चारों लैपटॉप्स की मदरबोर्ड की फोटो आपके सामने डाल देता हूं, आप वीडियो पॉज करके देख लो। आप में से कोई प्रोफेशनल है तो वो जज कर लो और कमेंट में बता दो और लोगों को। नंबरिंग वगैरह या रेटिंग वगैरह आप दे सकते हो हर किसी के मदरबोर्ड को देख के, या फिर किसी प्रोफेशनल को दिखा लो कि भैया मदरबोर्ड किसका कैसा बेटर है, क्या है क्या नहीं है, उनसे भी रेटिंग करवा लेना एंड कमेंट सेक्शन में बता देना। और पर्सनली मैंने चारों मदरबोर्ड देखे तो मेरे को हीट सिंक सबसे सुंदर लगी लिनोवो लॉक की, बढ़िया
एकदम कवर्ड वगैरह थी, बाकी तीनों के तो खुला खुला हिसाब है। एंड मदरबोर्ड सेम ही कलर के थे, सेम ही लग रहे थे दिखने में, कंपोनेंट्स किसी के इधर उधर एक्स्ट्रा ऊपर नीचे थे, बट एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं लगा कि हाँ देख के बता पाऊं कि किसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं। उसके बाद मेन सवाल आता है आफ्टर सेल सर्विस को लेके। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि F1 एंड जीव्स की तरफ से आफ्टर सेल सर्विस इनकी जो फ्लिपकार्ट का ही पार्ट है, उस टाइम मैंने कहा था आफ्टर सेल सर्विस में कोई दिक्कत आने नहीं वाली, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने जीव्स के बारे में अपनी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, इंस्टा ट्विटर पे भी डाला था और पूछा था जीव्स के बारे में तुम्हारा क्या मानना है। मेरे को भाई बहुत सारे रिप्लाईज मिले एंड नेगेटिव ज्यादा थे कि जीव्स की आफ्टर सेल सर्विस से लोग खुश नहीं है। ये फ्लिपकार्ट की अपनी सर्विस है जो कुछ टीवी ब्रांड्स में भी मिलती है, कुछ लैपटॉप्स के साथ भी मिलती है, तो उसके केस में भी लोगों को बहुत ज्यादा शिकायतें मिल रही थी। एंड मैं रेडिट पे भी पढ़ रहा था, भाई आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो सामने, अच्छे रिव्यूज नहीं है इनकी सर्विस के। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने जीव्स की सर्विस आज तक यूज नहीं करी, जो लोगों का फीडबैक है मैं आपको वो बता रहा हूं। आपके केस में अच्छी हो सकती है, आपके केस में अच्छी नहीं भी हो सकती है, एंड इस लैपटॉप की जो सर्विस है वो जीव्स ही हैंडल कर रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना बाइंग डिसीजन बना सकते हो। एंड आप में से कौन लोग जीव्स की सर्विस ले चुके हैं, कैसा आपका फीडबैक है, प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड एक और बहुत बड़ी चीज उड़ती उड़ती आ रही भैया कि स्पेयर पार्ट लैपटॉप के ये वो फलाना डिमक्का, भाई नया लैपटॉप है, अभी लॉन्च हुआ है, इसके कुछ ही यूनिट सेल हुए हैं, अभी स्पेयर पार्ट डायरेक्टली कैसे मिलने शुरू हो जाएंगे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे, या कभी हम सर्च भी करें या कुछ भी है। आप एक ऐसे लैपटॉप की बात कर रहे हो जो जस्ट अभी आया है और उस ब्रांड का वो पहला लैपटॉप है, या ठीक है सबको अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए, बट ब्रांड के एंड से भी तो सोचना चाहिए ना कि ऐसे ही नहीं है ना कि कोई कॉपी किताब है, भाई ये लो लॉन्च कर दी खरीद लो। बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बहुत ज्यादा चीजें लगती हैं, उसके बाद पूरी पूरी यूनिट असेंबल होती है, फिर आती है, फिर बिकती है, फिर प्रॉब्लम्स आती है, फिर स्पेयर पार्ट्स की बातचीत होती है, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। और अगर आप मेन स्ट्रीम ब्रांड उठा के देखोगे, लिनोवो है, एसूस है, डेल, एचपी, इनके स्पेयर पार्ट्स बहुत वाइडली अवेलेबल क्यों और जल्दी से चीजें मिल क्यों जाते हैं, क्योंकि बहुत पुराने ब्रांड्स हैं, समझ रहे हो ना। तो इसको भी टाइम लगेगा, इनके भी पहली किक लगी है, आगे किक लगने दो, फिर उसके बाद ढंग से जज करेंगे। अगर साल 2 साल 3 साल बाद भी नहीं सही होगा, फिर बैठ के करेंगे ढंग से बातचीत फिर। और अगर अदर मेन स्ट्रीम ब्रांड से कंपेयर करने की बात आई रही है तो अभी तो डेफिनेटली नहीं कंपेयर कर सकते बाकी ब्रांड्स को, भाई 20-20 साल या शायद उससे ज्यादा भी हो चुके हैं। कलरफुल का जीपीयू गेम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में, बट लैपटॉप इनका पहला है। एंड हम मेनली बात कर लेते हैं थर्मल्स के बारे में कि थर्मल्स के हिसाब से कैसे लैपटॉप को जज किया जा रहा है कि लैपटॉप खराब हो जाता है कुछ भी है। मैं आपको 2-3 सिनेरियोस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस सिचुएशन में हमने लैपटॉप को डाला, प्राइम 95 और फरमार्क दोनों साथ में चला दिया हमने। एक सीपीयू इंटेंसिव है, एक जीपीयू इंटेंसिव है। 100% लोड पे हमारे सीपीयू जीपीयू आ जाते हैं। एंड इनको ना हमने पहले तो 3, 4, 6, 8 घंटे वाला चलाया टेस्ट, एक बार भी कोई क्रैश या लैपटॉप बंद नहीं हुआ, लगातार चलता रहा। एंड एक केस में तो ऐसा हुआ है कि हमने 24 आवर्स के लिए रन करके छोड़ दिया था। मैंने कहा फूकेगा जलेगा, क्योंकि 100% सीपीयू जीपीयू रहेंगे ना, कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। बट आप देख सकते हो लैपटॉप अभी बढ़िया चल रहा है। और अगर इसमें फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है उसके बारे में नहीं कह सकता, मैं 28 डेज का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। और हमारे रूम टेम्परेचर 28-29 डिग्रीज तक थे, और जो सीपीयू वॉटेज है वो मैक्सिमम 85 वॉट तक गई। उसके बाद सीपीयू थोड़ा सा थ्रॉटल हुआ, यस थ्रॉटलिंग होगी इसके अंदर, क्योंकि भाई 85 वॉट तक जा रहा है। और भाई थर्मल सिस्टम कैसा है वो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इसके अंदर कूलिंग पैड वगैरह आपको लगाना पड़ेगा अगर आप हमारी कंडीशन के हिसाब से गेमिंग वगैरह करते हो। 90 अबव डिग्रीज टेम्परेचर जाते हैं, और हमारे 100% वाले केस में, मतलब स्ट्रेस टेस्ट के केस में 100 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाते हैं। एंड जो एवरेज सीपीयू वॉटेज निकल के आई ना वो भाई 68-70 वॉट के आसपास निकल गई 100% यूसेज पे, जो कि कमेंडेबल है। थ्रॉटलिंग में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया हो। इवन जो क्लॉक स्पीड है वो पीक 4800 मेगाहर्ट्ज तक गई, एंड जो एवरेज निकल गया है वो 3000 मेगाहर्ट्ज तक का निकल गया है। ये मैं दोनों आपको स्ट्रेस टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूं। ऑब्वियसली आम आदमी ऐसी सिचुएशन में लैपटॉप को यूज करता ही नहीं है, ये पीक है, जबरदस्ती रगड़ने वाली बात होगी। चेक करने के लिए कुछ तो बाजा बजे नहीं बजा। और जिन भी लोगों के माइंड में भ्रम है ना कि हाई टेम्परेचर जाने से हमारा लैपटॉप डेड हो जाएगा, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, मैं महीने भर का छोड़ दो, 28 डेज छोड़ दो, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। 3 रियल लाइफ यूज के सिनेरियोस की। हमारे स्टूडियो में 3 लैपटॉप है जो आज भी यूज हो रहे हैं। सबसे पहला Lenovo Legion i9 12900H के साथ RTX 3070 Ti, व्हाइट वाला Legion हमने अपने चैनल पर रिव्यू करा था ना, वो हमारा मेन एडिटर यूज करता है। एंड वो सिस्टम ना कभी कभी 24 घंटे से भी ऊपर चलता है, मतलब लगातार ऑन रहता है, वो बंद बहुत कम होता है। इवन रात में भी ऑन छूट जाता है कभी कभी, या डे नाइट उस पर एडिटिंग चलती है। मतलब मेन जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हो ना इसी लैपटॉप पर एडिट होते हैं। दूसरा जो मेरा दिल से जुड़ा हुआ लैपटॉप MSI GL639SD, जो मेरे चैनल का सबसे पहला रिव्यू भी था, जिसका मैंने लॉन्ग टर्म रिव्यू 3 साल बाद वाला भी बनाया था। एंड अभी भी वो लैपटॉप है, उसके अंदर मेरे ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स वाले काम एंड मेनली लाइव स्ट्रीम जितनी Amazon पे लाइव जाते हैं उसी लैपटॉप से होती है। और लाइव स्ट्रीम के अंदर सीपीयू बढ़िया अच्छा खासा यूज होता है और गर्म भी होता है। एंड हमारे गेमिंग चैनल पे जितनी लाइव स्ट्रीम होती है वो उसी लैपटॉप से होती है। और गेमिंग चैनल की लाइव स्ट्रीम 2 घंटे 3 घंटे कभी कभी तो 4 घंटे लगातार चलते हैं, तो वो लैपटॉप भी अभी हमारे यूज में। उसके बाद जो तीसरा लैपटॉप हमारा Asus का टफ 2019 वाला मॉडल Ryzen 7 4800H और RTX 2060, आपको याद होगा मेरे चैनल पर रिफर्बिश्ड वाला रिव्यू है उसका, वो हमारे हार्दिक भाई यूज करते हैं अपनी एडिटिंग के लिए मेन स्ट्रीम, और वो लैपटॉप भी आज तक यूज हो रहा है। अब मैंने ये 3 लैपटॉप क्यों उठाए? सबसे पहला Legion है, उसका रिव्यू आप उठा के देखो, 40-45 वॉट में गेम टेस्ट देख लेना, 90 डिग्री वो टच हो रहा है 40-45 वॉट पे, ठीक है। अभी इसका गेम टेस्ट भी दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद MSI का GL63 जो है उसके अंदर i7 9750H है, और i7 9th जनरेशन कितनी तेज
गर्म होती थी और MSI का थर्मल सिस्टम उस टाइम पे कैसा था बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, वो भी भाई 90+ नॉर्मली चला जाता है। जब मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह करता हूँ बढ़िया गर्म हो जाता है लैपटॉप। तीसरा Asus TUF 2019 वाला, इसके तो चर्चे भाई साहब हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारा थर्मल सिस्टम कितना गंदा था इसका, कि लैपटॉप एक साइड से बंद है, वेंट नहीं ढंग से है, कूलिंग पैड इन लैपटॉप पे काम नहीं करता है, मैक्सिमम 30-35 वॉट 4800H के हिसाब से बता रहा हूँ, 95 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल, मतलब ऐसे ही गर्म हो जाता है। अब इन लैपटॉप का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, ये आज भी चल रहा है मेरे स्टूडियो में, 100% यूसेज में भी आते हैं और अभी तक इनके अंदर इतने गर्म टेम्परेचर होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये मैं अपने यूज केस के हिसाब से बता रहा हूं। तो लैपटॉप को ऐसे जज नहीं कर सकते कि वो गर्म होगा तो खराब होगा, खराब किसी भी केस में हो सकता है। लोग सर्विस नहीं करते लैपटॉप की, खराब हो जाता है उनका लैपटॉप। लोग मॉइस्चर में यूज कर देते हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा की वजह से भी खराब हो जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं लैपटॉप खराब होने के। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ये लैपटॉप खराब नहीं होगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोई भी खराब हो सकता है और कोई भी खराब नहीं हो सकता। एंड ये थर्मल्स इस लैपटॉप के आज की डेट के हिसाब से अगर कंपेटिटिवली कंपेयर करते तो एवरेज है, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से एवरेज थर्मल्स है। बट फिर वही बात है ना, प्राइस कम जा रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें कॉस्ट कटिंग होती है। और भाई जो प्रॉब्लम्स हमें यूज हुई इसको पिछले 1 महीने से यूज करते हुए, तो सिर्फ वो एक ही प्रॉब्लम है। जो बीबॉम का चैनल पर वीडियो ना, वो विंडोज वाली प्रॉब्लम हुई थी उनको कि विंडोज करप्टेड ही आई थी लैपटॉप के अंदर। हमारे केस में भी सेम हुआ था। आई थिंक ये कुछ बैच के लैपटॉप है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आई। अब मैंने ऐसा कोई रिटर्न नहीं करा क्योंकि हम टेकी आदमी है, ऐसा नहीं है कि वो टेकी नहीं है, वो भी सॉर्ट कर सकते थे। बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही था कि एंड कंज्यूमर पे आएगा और जो बंदा इतना टेकी नहीं होगा ऑब्वियसली उसको तो लगेगा ना मैं इतने पैसे खर्चे हैं, ये क्या दिक्कत आ रही है। तो ये चीज ब्रांड को सॉर्ट करनी चाहिए कि वो अगर कोई मशीन पैक करके भेज रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली चेक हो, एक पर्टिकुलर चेक से होकर निकले, ताकि एंड कंज्यूमर के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। बाकी जब हमने इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करी तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट भी हो गई थी और सारे के सारे ड्राइवर्स इनके कलरफुल की वेबसाइट पे थे, वहां से मैंने डाउनलोड वगैरह करे, सारा कुछ इसके अंदर बढ़िया इंस्टॉल हो गया। लैपटॉप उसके बाद फिट एंड फाइन चल रहा है। उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं आई अब तक। हाँ, फिर बता देता हूँ, बाकी कोई दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली मैं कहीं इंस्टा स्टोरी पे, ट्विटर पे, यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में मैं कहीं ना कहीं शेयर कर दूंगा। तो बस ये तो होगी लैपटॉप की पूरी बातचीत। जो मेनली सवाल थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जिसके बारे में इश्यूज चल रहे थे, मैंने सब कुछ क्लियर करने की अपनी तरफ से कोशिश कर दी। एंड अब इस लैपटॉप की रिव्यू वाली बात कर लेते हैं। रिव्यू में कुछ नहीं है, बस स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस दिखाता हूं। बाकी तो लास्ट वाली वीडियो में दिखाई दिया था, अगर कुछ और देखना तो वहां देख लेना। ये लैपटॉप आता है इंटेल Core i7 13620H प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। इसके अंदर 6 P कोर है और 4 E कोर्स हैं। अगर इसको 13700H से कंपेयर करोगे ना तो उसके कंपैरिजन में हमारे को 4 E कोर कम मिलते हैं। उसके अंदर 14 कोर 16 थ्रेड हैं, बाकी P कोर सेम होते हैं। तो ऐसी परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। एफिशिएंसी वाले टास्क में ये थोड़ा सा लोअर एंड पे है और ये थोड़ा सा प्रोसेसर सस्ते लैपटॉप्स में ही मिलता है यूजुअली। एंड रैम इसके अंदर हमारे को 16 GB मिलती है सिंगल चैनल में, 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एक स्लॉट फ्री है, आप दूसरी लगा सकते हो, मैक्सिमम 32 GB तक ये हो जाता है। और जीपीयू के केस में Nvidia RTX 4060 मिलता है। इसके अंदर 8 GB VRAM वाला जीपीयू 140 वाट TGP है। एंड TGP का तो मैं बहुत सारी वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि 115 तक ही जाता है कुछ केसेस में, वरना 100 वाट तक ही 4060 पुश होता है। वो इस लैपटॉप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो Nvidia की प्रॉब्लम है जो स्टार्टिंग से काफी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं नए वाले जीपीयूज ना। और 512 GB की Gen 3 SSD इसके अंदर, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। एंड इसके अंदर हमारे को 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं, एक PCI 4.0 वाला है और एक PCI 3.0 वाला है। तो एक के अंदर Gen 4 SSD सपोर्ट करेगी, एक के अंदर Gen 3 SSD सपोर्ट करेगी। एंड मैक्सिमम कितनी सपोर्ट करेगी वो मेरे को नहीं पता, वैसे मेरे हिसाब से पर स्लॉट 2 TB आराम से हो जाती है सपोर्ट। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। एंड लास्ट वाले वेरिएंट के अंदर हमारे को 1080p डिस्प्ले मिल रही थी, इसके अंदर 1440p डिस्प्ले। और उस वीडियो में गलती से 16:10 बोल दिया था मैंने, 16:9 है क्योंकि 1440p है, 1600p नहीं है। यहाँ पे हमारे को 15.6 इंचेस की IPS 1440p वाली डिस्प्ले मिलती है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर। ब्रांड ने 100% SRG मेंशन करा, बट हमारे केस में 99% निकल गई और 76% DCI P3, 69% NTSC एंड 74% Adobe RGB। एंड जो पीक ब्राइटनेस है वो 300 निट्स ही निकल गया, इसकी ब्राइटनेस में कोई डिफरेंस नहीं है उस वाले और इस वाले मॉडल के अंदर। और बाकी इस वाले डिस्प्ले से आप आराम से कलर ग्रेडिंग और अच्छा OTT वगैरह देना, वो तो पता ही होगा कि कैसा आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस डिस्प्ले से। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बेंचमार्क से नंबर पे नजर डालो। Cinebench R23 के स्कोर्स आपके सामने है, उसके बाद Cinebench 2024 के स्कोर्स ये रहे, एंड उसके बाद Geekbench 6 के स्कोर्स ये रहे। एंड Geekbench 6 का OpenCL का स्कोर ये रहा तुम्हारे सामने, जो GPU के लिए होता है। उसके अलावा 3D Mark Time Spy बढ़िया एकदम नंबर जैसे होने चाहिए वैसे निकल के आ रहे हैं। PC Mark 10 7000 प्लस बढ़िया नंबर। VR Mark में भी एकदम सुपर स्कोर निकल गया 11700 के आसपास। और ये हमारा क्रॉस मार्क का बेंचमार्क हो गया। उसके बाद हमारा ब्लेंडर बेंचमार्क GPU का 3294 स्कोर निकल गया, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बेंचमार्क से नंबर आपने देख लिए। मैंने कहा था थ्रॉटल होता है, बट वो बहुत रेयर केसेस में आप बहुत ज्यादा लोड डाल रहे हो, लंबा यूज कर रहे हो, कुछ भी है, बेंचमार्क्स के नंबर सही निकल के आ रहे हैं। यानी कि लैपटॉप नॉर्मल यूज केसेस में कोई थ्रॉटल नहीं होगा। अगर लंबा यूज करोगे डेफिनेटली थोड़ी बहुत थ्रॉटलिंग होगी, बट वो हमारे को रियल यूज के सिनेरियोज में फील नहीं हुई। जैसे हमने इसके ऊपर फोटोशॉप चलाया, एडिटिंग हमने इसके ऊपर करी और हमारी फुटेज 4K 60 FPS की होती है, तो 4K 60 FPS की मल्टी लेयर की एडिटिंग विद फुल ऑन इफेक्ट्स जैसे हम करते हैं वीडियो एडिट, तो उसके हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाले टास्क आराम से करवा देगा। कोडिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, सब कुछ जो भी करना हो मल्टीटास्किंग, वो आप इस लैपटॉप पे आराम से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन में तो कोई दिक्कत है नहीं, स्टार्टिंग से बात ही वही चल रही है। एंड अब ये सारी बातचीत होगी, इसके गेम टेस्ट हमने निकाले 1440p पे कैसा परफॉर्म करा, गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर एक बार आउटरो में बात कर लेते हैं। सारा एकदम जो कंक्लूजन है वो बात कर लेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले CS2 से। सेटिंग्स को रखा है यहाँ पे वेरी हाई पे और रेजोल्यूशन भाई 1440p, क्योंकि हमारा जो नेटिव रेजोल्यूशन है वो भी 1440p है। एंड यहाँ पे हमारे को
आराम से 130, 140, 150 FPS के आसपास मिल रहे हैं। और मैं पहले ही बोल देता हूं, ध्यान रखना 1440p के हिसाब से टेस्ट हो रहा है, क्योंकि काफी 4060 के लैपटॉप 1080p या 1200p वाली डिस्प्ले के साथ भी आ रहे हैं, तो उनके FPS और इसके FPS में डिफरेंस होगा। और बाकी स्टैट्स आप देख सकते हो, जीपीयू इंटेंसिव गेम हो चुका है हमारा, तो वीरैम अच्छी खासी कंज्यूम हो रही है 6GB तक। वॉटेज भी यहाँ पे 90 वॉट तक मैक्सिमम पुश मार रहा है। और जो सीपीयू की वॉटेज है वो इस गेम में काफी हद तक कम ही है, हमारी 30 वॉट के आसपास है। तो वहां पे टेम्परेचर भी हमारे फिर कम ही है, 70-75 डिग्रीज के आसपास ना। बाकी लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आ रही है। उसके बाद टेस्ट करें वैलोरेंट, और यहाँ पे जो हमारी सेटिंग्स है हाई पे, और जो रेजोल्यूशन है वो 1440p पे है। और भाई i7 13620H के हिसाब से जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वैसी मिल रही है हमारे को, 300 एवरेज FPS के आसपास। एंड जैसे कि हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है, यहाँ पे 60 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, और 50-60 वॉट पावर ड्रॉ होने पे यहाँ पे हमारे 80 डिग्रीज तक टेम्परेचर जा रहे हैं। वैसे एक चीज मैंने नोटिस करी है, जो i5 वाला वेरिएंट था ना, उससे थोड़े से बेटर थर्मल्स है इसके। बाकी अभी आगे देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। उसके बाद फार क्राई 6 1440p रेजोल्यूशन, सेटिंग्स को रखा है यहाँ पे अल्ट्रा पे, और कोई भी अब स्केलिंग यहाँ पे यूज नहीं करी। एंड यहाँ पे हमारे को आराम से 1440p पे 80, 85, 90 FPS के आसपास मिल रहा है, जो कि सही है बिल्कुल 4060 के हिसाब से। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है, लाइक सीपीयू टेम्परेचर्स, जीपीयू टेम्परेचर्स वगैरह बिल्कुल एकदम मैनेज्ड है। और सीपीयू टेम्परेचर अभी कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वॉटेज काफी कम है और क्लॉक स्पीड भी कम है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद टेस्ट करें GTA 5 ऑन 1440p, एंड वेरी हाई रखी है सेटिंग्स को ना, यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे आराम से यहाँ पे 140 एवरेज FPS यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। उसके अलावा बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है ही। उसके बाद टेस्ट करें Forza Horizon 5 1440p रेजोल्यूशन, और यहाँ पे प्रीसेट रखा है एक्सट्रीम पे, एंड एक्सट्रीम प्रीसेट पे ना रे ट्रेसिंग भी हमारी हाई पे जाती है, और इसके अंदर फ्रेम जनरेशन मिलता है जो हमने एक तरफ क्वालिटी पे रखा है। एंड यहाँ पे फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे रखने के बाद भी सेम ही FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। आप देख सकते हो यहाँ पे 70 एवरेज FPS मिल रहा है। इवन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद कभी कभी ना लो भी चले जा रहे हैं FPS। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमारा 40-50 वॉट तक सीपीयू पावर ड्रॉ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर हमारे 85-90 डिग्रीज तक जा रहे हैं। तो थर्मल्स के बारे में मैं यही बात कर रहा था कि थर्मल्स इसके थोड़ा ना ओके साइड पे ही है। उसके बाद RDR2 टेस्ट कर रहे हैं, फेवर क्वालिटी रखा है, यानी कि अल्ट्रा सेटिंग्स, DLSS एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे, एंड 1440p पे बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल के दे रहा है। 4060 मेरे हिसाब से ना 1440p वाला कार्ड ही है। और एज ऑलवेज RDR2 में तो कभी भी वॉटेज और क्लॉक स्पीड ज्यादा नहीं जाती, तो उसके अंदर अभी थर्मल्स हमारे बढ़िया ही चल रहे हैं। उसके बाद टेस्ट करें COD Warzone 2.0 1440p रेजोल्यूशन है, और एक्सट्रीम पे टेस्ट करें, एंड इसके अंदर फ्रेम जनरेशन हमारा आ चुका है, जिसमें एक तरफ हमने क्वालिटी पे रखा है। एंड परफॉर्मेंस आपके सामने यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को आराम से यहाँ पे 80-90 FPS मिल रहे हैं, और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 100 तक ही जा पा रहे हैं, ज्यादा FPS का बूस्ट नहीं है। अभी नया नया आया, अभी अपडेट्स वगैरह आएंगे तो थोड़ा ऑप्टिमाइज और हो जाएगा। और परफॉर्मेंस अच्छी आने का रीजन एक और है भाई, 16GB रैम मिलते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से काफी हद तक परफॉर्मेंस पुश हो रही है। और बाकी सारे स्टैट्स आप देख ही सकते हो, यहाँ पे सीपीयू टेम्परेचर थोड़े ज्यादा साइड है रॉ परफॉर्मेंस की साइड पे, क्योंकि वॉटेज और क्लॉक स्पीड थोड़ी हायर साइड है, तो वो वेरी करता है इन सब चीजों के ऊपर। उसके बाद स्पाइडरमैन भैया हमारे वेरी हाई सेटिंग्स है, 1440p रेजोल्यूशन है, DLSS फ्रेम जनरेशन मिलता है इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे को 60-70 रॉ परफॉर्मेंस में मिल रहा है, और यहाँ पे 80-90 अबव हमारे फ्रेम जनरेशन मिल रहा है। FPS में फिर से बता दूं 1440p रेजोल्यूशन है, ये 1200p है, 1080p नहीं है, कहीं तुमको भैया FPS कमा रहे या कुछ ऐसा है। और रे ट्रेसिंग ऑफ है हमारे सिनेरियो में। उसके बाद अगला सिनेरियो हमने सारी सेटिंग सेम रखी, लेकिन रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर दिया था, और रे ट्रेसिंग वेरी हाई करने के बाद हमारे रॉ परफॉर्मेंस में 30-35 FPS है, लेकिन अगर अच्छे FPS चाहिए तो फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया आप 60 FPS वाली गेमिंग कर पाओगे। देन टेस्ट करें साइबरपंक, यहाँ पे 1440p पे भाई रॉ परफॉर्मेंस में भी मतलब बढ़िया 45-50 FPS मिल रहा है, और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 80 अबव, और ये रे ट्रेसिंग ऑफ पे है। लेकिन जब रे ट्रेसिंग लगाई अल्ट्रा पे, तो लैपटॉप ने कहा भैया सॉरी आई एम सॉरी मैं नहीं चला पाऊंगा। तो यहाँ पे जो रॉ परफॉर्मेंस है वो काफी कम है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेम जनरेशन लगा रहे हैं उसके अंदर ठीक ठाक प्लेबल FPS मिल रहा है, 35-40 के आसपास। रेजोल्यूशन 1440p, इसका थोड़ा ध्यान रखना। और टेम्परेचर यहाँ पे भी कम है, बिकॉज वॉटेज ज्यादा पुश ही नहीं हो रही। उसके बाद टेस्ट करें हॉगवर्ट्स लेगेसी, अल्ट्रा सेटिंग्स है, और इसके अंदर रे ट्रेसिंग भी हमारी अल्ट्रा पे हो जाती है। DLSS यहाँ पे फ्रेम जनरेशन मिलता ही है, जिसकी वजह से FPS में बढ़िया डबल का जंप मिल रहा है, और प्लेबल FPS आप इस गेम में आपको मिल जाएंगे। 100 वॉट तक यहाँ पे GPU पुश हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा GPU इंटेंसिव गेम है ये। देन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, वेरी हाई सेटिंग्स है, और इसके अंदर DLSS फ्रेम जनरेशन भी मिलता है। और ये गेम भी बहुत अनस्टेबल है, बहुत ही स्टेबल फ्रेम रेट नहीं आता। आप देख सकते हो GPU की वॉटेज भी अच्छे से यूज नहीं हो पा रही। और इस गेम को रखा इसलिए है क्योंकि अभी ये लेटेस्ट गेम है, थोड़ा GPU इंटेंसिव है, तो थोड़ी परफॉर्मेंस का आइडिया आपको हो जाएगा। बट यस, आप इस गेम को इस लैपटॉप में खेल पाओगे, FPS से अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद लास्ट में टेस्ट करें लास्ट ऑफ अस, वही 1440p है, अल्ट्रा सेटिंग्स है, और DLSS एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे हमारे को 35-40 दोनों सिनेरियोज में FPS मिल रहे हैं, जो कि अच्छे खासे प्लेबल होते हैं। एंड सारे सिनेरियोज में आपने देखा यहाँ पे टेम्परेचर हमारे अब जाके 90 के आसपास जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉटेज और क्लॉक स्पीड ज्यादा पुश हो रही है। तो ये गेम टू गेम वैरी कर सकती है, किसी केस में ज्यादा पुश कर सकती है, किसी केस में ज्यादा पुश नहीं कर सकती है, तो वो डिपेंड कर सकता है। और अगर आपका लैपटॉप ज्यादा हीट हो रहा है तो आप कूलिंग पैड लगा लो, कूलिंग पैड भी एक सॉल्यूशन है। बाकी इसके अंदर अंडर वोल्टिंग भी आप कर सकते हो, तो वो भी एक सॉल्यूशन है। एंड ओवरऑल अगर गेमिंग की परफॉर्मेंस को इंक्लूड करते हैं तो 1440p पे आराम से हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पे आज की डेट के AAA टाइटल्स आप खेल सकते हो। बाकी आपके थॉट्स है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आप बताओ कमेंट करके। तो भाई ये थी इसकी पूरी बातचीत, एकदम कंट्रोवर्शियल वाली बातचीत। तो भाई मेरे केस में तो लैपटॉप पर्टिकुलरली बढ़िया काम कर रहा है, एंड यहाँ पे मैं मेरा केस इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सिनेरियोज हो, और वो सिर्फ इसी लैपटॉप के लिए भाई, वो किसी के लिए भी हो सकते हैं। एंड अगर बात करते हैं ट्रस्ट इश्यूज की, तो भाई कलरफुल का पहला लैपटॉप है, ऑब्वियसली ब्रांड को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इश्यूज भी आ रहे हैं, ऑडियंस
को भी ट्रस्ट इशू हो रहा है। एंड अगर आप मेरे से सेम पॉइंट पूछोगे एज एन ऑडियंस, हाँ मेरे दिमाग में वो चीज आएगी, क्योंकि लास्ट में नाइट्रो वी के साथ हमने इसको कंपेयर किया था ना वीडियो में, उसमें मैंने सेम ही चीज बोली थी। तो जितने सवाल मुझे लगे मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर दिए। एंड बाइंग चॉइस वाला पॉइंट तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। मेरे से पूछोगे बाइंग के बारे में, मैंने तो खरीद लिया भाई साहब, और मेरा तो अभी चल भी रहा है। हाँ, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैं शेयर करने वाला हूँ। आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है किसी भी पॉइंट को लेके जो मैंने ऊपर से नीचे तक अभी तक कवर करे हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है एंड वो आपके लिए डील ब्रेकर बन सकती है, देन टोटली इट्स योर कॉल। मेरे हिसाब से तो भाई जो था मैंने आपको बता दिया। आपके क्या थॉट्स है इस पूरी वीडियो के बारे में, इस लैपटॉप के बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड पसंद आई वीडियो लाइक मारो, एंड पहली बार सब्सक्राइब मारो। और अभी के लिए इसकी किताब को करते हैं बंद। अब हो गए इसके 2 रिव्यू चैनल पे। अब बाकी लॉन्ग टर्म में कभी बाद में कुछ लगेगा तो, और सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो जाना, कुछ होगा इसके बारे में शेयर कर दूंगा। मैं यूज कर रहा हूँ उसको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।